नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी उड में। भारत की पवित्र धरती पर सदियों से कई वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत माता की आन मान और शान के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे दी। ऐसे ही शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, जिन्होंने अपने अद्भुत रणकौशल से दुश्मनों को कई बार धूल चटाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की। हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ संजय दत्त, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, आशुतोष राणा और साक्षी तन्वर मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। फिल्म 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के अदम्य साहस और वीरता की गौरव गाथा दिखाई जाएगी। फिल्म पृथ्वीराज के ट्रेलर में पूरी फिल्म की एक छोटी सी झलक मिल गई है। इससे इतना तो साफ हो गया है कि यह फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली बेहतरीन फिल्मों की सूची में शुमार होने वाली है। ट्रेलर में अक्षय कुमार अपने साथी सैनिकों के साथ संग्राम के मैदान में कवच पहने हुए युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अभिनेता संजय दत्त का योद्धा लुक बड़ा ही दमदार लग रहा है। इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता की भूमिका निभाते हुए बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म पृथ्वीराज का निर्देशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को मशहूर टीवी सीरियल चाणक्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने साल 2003 में रिलीज हुई भारत पाक बंटवारे पर आधारित फिल्म पिंजर का भी निर्देशन किया था। पौराणिक किरदारों के फिल्मांकन में इनको महारत हासिल है। शायद यही वजह है कि यशराज और अक्षय कुमार ने उनके निर्देशन पर भरोसा जताया है। फिल्म में शंकर एहसान लॉय का संगीत सुनने को मिलेगा। वीएफएक्स का इस्तेमाल भी बारीकी से किया गया है। फिल्म पृथ्वीराज में सशक्त, वीर दिलावर, रण कौशल, महान योद्धा और दयालु सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार नजर आएंगे। फिल्म में उनकी पत्नी संयोगिता का किरदार साल 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई मानुषी छिल्लर निभा रही हैं, जो इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में सोनू सूद राजकवि चंद बरदई के किरदार में दिखेंगे। चंद बरदई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे। फिल्म के मुख्य खलनायक यानी मोहम्मद गोरी का किरदार मानव विस निभा रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त काका कान्हा की भूमिका अदा कर रहे हैं। काका कान्हा पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे। इसके अलावा आशुतोष राणा जयचंद के किरदार में है। फिल्म में साक्षी तन्वर और ललित तिवारी जैसे बेहतरीन कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म के बारे में अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि फिल्म पृथ्वीराज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़े तथ्यों को बिना छेड़छाड़ किए वास्तविक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। यह महान सम्राट की बहादुरी एवं साहस को एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, इस फिल्म पृथ्वीराज में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सारांश बसा है। वह सम्राट जो किसी से नहीं डरते थे। यह उनकी वीरता और उनके जीवन को हमारी श्रद्धांजलि है। उनके बारे में जितना भी पढ़ता हूं उतना ही और चकित हो जाता हूं। कैसे अपने अंतिम सांस तक उन्होंने अपने जीवन के हर एक पल को अपने देश और अपने मूल्यों के लिए निछावर किया। जिसके पीछे 100 सेना, 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हो, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। सभी सलामी के लिए तैयार हो, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। इस स्टेटमेंट के जरिए हमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अदम्य साहस और वीरता का परिचय मिलता है और उनके राजपूताने अंदाज एवं जीवन शैली का एक अनोखा वाइब मिलता है, जिस कारण हमारे मन में उनके जीवन के बारे में और भी जानने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। चलिए, ये तो बात हो गई फिल्म और उसके ट्रेलर के बारे में। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के वास्तविक जीवन के बारे में। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। 1149 में चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था।
पृथ्वीराज चौहान बचपन में ही एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने युद्ध में कई गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दवेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। चंद्रबरदई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। वे पृथ्वीराज के दरबार में कवि थे। चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ भी लिखा था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शैरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का भी शासन संभाला। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी। राजा अनंगपाल जो दिल्ली के राजा थे, उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इसलिए कर्पूरा देवी के पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। साल 1166 में पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल की मौत हो गई, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श राजा के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के कार्य किए और एक कुशल शासक बनकर प्रजा की उम्मीदों पर खरे उतरे। जनता की भलाई के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक कार्य किए। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अमर है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वहीं संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या करते थे और वे अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज से कराने का विचार दूर दूर तक नहीं रखते थे। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उनको अपनी पुत्री के विवाह के समय मिला। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। उन्होंने भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वह जिस किसी के भी गले में वरमाला डालती, वह उसी राजा की रानी बन जाती थी। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर रख दिया। स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी, तब उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हाथ डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली में चले गए। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से राजा जयचंद ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर रखा, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत में ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि इसके हिंदू शासकों ने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहला हमला नहीं किया है। उल्टा जब भी कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करता था, तब हम उसके एवज में रिटेलिएट करते थे। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल कुछ आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के राज पर आक्रमण कर दिया था। यह पढ़कर तो ऐसा लग रहा था कि किसी राजा ने किसी घुसपैठिए पर आक्रमण किया था, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
मोहम्मद गोरी एक अफगानी घुसपैठिया था जिसने धोखे से पूर्वी पंजाब के भटिंडा के किले की घेराबंदी कर ली थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान का सीमांत प्रांत था। हिंदू राजाओं ने हमेशा युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दिन में लड़ाई का पालन किया, लेकिन कायर अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गोरी ने रात को ही अचानक से हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने भटिंडा की तरफ अपनी सेना के साथ कूच की और 1191 ईस्वी में प्राचीन शहर थानेसर के निकट तराइन नामक जगह पर पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की और अफगानी सेना मोहम्मद गोरी को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग गई। गोरी को फिर बंदी बनाकर पिथौरागढ़ लाया गया और उसने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष दया की भीख मांगी। मोहम्मद गोरी ने घुटनों के बल बैठकर पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांगी और पृथ्वीराज चौहान के ताकत की तुलना अल्लाह से करी। भारत के वैदिक नियमों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो पड़ोसी राज्य का ना होकर एक विदेशी घुसपैठिया था। बहादुर राजपूत पृथ्वीराज चौहान ने सम्मान पूर्वक मोहम्मद गोरी को रिहा कर दिया। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1186 से लेकर 1191 ईस्वी तक कुल 17 युद्ध हुए, जिसमें छोटे बड़े सभी युद्ध शामिल हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया और हर बार अपने हिंदू होने का सनातन धर्म का पालन करते हुए हर बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्षमा अनुदान दिया। 1191 ईस्वी में तराई में हुआ युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि इसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में सेनाओं ने लड़ा था। अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गोरी ने बड़ी संख्या में सेना जुटाई थी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। ये एक बड़े पैमाने पर लड़ा गया युद्ध था, इसलिए कई लोग इसे पृथ्वीराज और गोरी के बीच का पहला युद्ध मानते हैं। बार बार अपनी हार से तिलमिलाया हुआ मोहम्मद गोरी 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन वो इस बार पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु जयचंद की मदद लेता है और फिर 1192 ईस्वी में रात्रि के समय वो पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना पर हमला कर देता है, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को संभलने का मौका नहीं मिलता और वे परास्त हो जाते हैं। आपको बता दूं कि वो जयचंद की गद्दारी ही थी जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए और उसकी गद्दारी के चलते हिंदुस्तान में हिंदू राजा का शासन खत्म हो गया और हिंदुस्तान पर उन बाहरी आक्रमणकारियों का एकाधिकार हो गया जो शताब्दियों तक चलता रहा। गोरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज चौहान की व्यथा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। पृथ्वीराज चौहान को कोड़े मारते हुए घसीटते हुए मोहम्मद गोरी के दरबार में लाया गया और उन्हें मुस्लिम बनने एवं इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। और मोहम्मद गोरी यहीं पर नहीं रुका, उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देने के बाद मोहम्मद गोरी कई बार उन्हें अपने दरबार में लाकर मनोरंजन के तौर पर उन्हें प्रताड़ित करता तथा उनके सामने हिंदुस्तान की संस्कृति का मजाक उड़ाता और उन्हें गालियां भी देता। जब पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद बरदई उनसे मिलने आए तो उनसे पृथ्वीराज चौहान की दशा देखी नहीं गई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। जब मोहम्मद गोरी ने चंद बरदई द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, तब चंद बरदई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दवेदी बाण चलाने की विशेषता बताई। यह सुनकर मोहम्मद गोरी हंसने लगा कि एक अंधा तीर कैसे चला सकता है, लेकिन फिर भी गोरी ने चंद बरदई की यह बात मान ली और उसने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी के प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने एक शर्त रखी कि वो तीर तभी चलाएंगे जब मोहम्मद गोरी उनसे चलाने के लिए कहेगा, और मोहम्मद गोरी ने यह बात मान ली। तय दिन पे फिर खेल का आयोजन हुआ। गोरी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाया गया, उनकी बेड़ियां खोली गई और फिर उन्हें तीर कमान दिया गया। चंद बरदई पृथ्वीराज को लक्ष्य की दिशा बताते और फिर मोहम्मद गोरी उनसे तीर चलाने को कहता और हर बार पृथ्वीराज चौहान का निशाना सटीक बैठता। फिर चंद बरदई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह पंक्ति सुनकर जैसे ही मोहम्मद गोरी ने कहा शाबाश चलाओ, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने आवाज की दिशा में तीर चलाई और तीर सीधे मोहम्मद गोरी के सीने के आर पार हो गई
और इस प्रकार मोहम्मद गोरी को मारकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया। और फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदई ने दुश्मन सेना के हाथों अपने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को कटार घोंपकर प्राण ले लिए। जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। पृथ्वीराज चौहान के शव को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाक्रम नहीं करने दिया गया और मोहम्मद गोरी के कब्र के नजदीक उनके शव को दफना दिया गया। अफगानिस्तान में आज भी वहां के लोगों ने पृथ्वीराज के कब्र पर थूकने और अपमानित करने की परंपरा नहीं छोड़ी और यह आज भी वहां प्रचलित है। पृथ्वीराज चौहान के कब्र के शिलालेख पर लिखा हुआ है, हियर लाइज द काफिर किंग ऑफ दिल्ली। It's a pity that our government is engaged in construction work and investment proposition in a war-ravaged country, and they don't give their damn time and effort in bringing back the remains of one of the greatest rulers of Rajputana. अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर उस पे जूते मारकर आज भी अपमानित करते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नजरों में मोहम्मद गोरी एक हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को वो अपना दुश्मन मानते हैं। चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा था, इसलिए वो पृथ्वीराज चौहान की समाधि को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। ऐसे महान और प्रतापी राजा के दुखदाई अंत ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख दिया और हिंदुस्तान फिर इन बाहरी आक्रमणकारियों का सबसे बड़ा केंद्र स्थल बन गया। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गोरी को माफ करने का खामियाजा समूचे हिंदुस्तान को चुकाना पड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों ने अपने पैर जमा लिए और फिर हिंदुस्तान बाहरी आक्रमणकारियों के अधीन हो गया और हिंदुस्तान पर हिंदू शासकों का राज्य समाप्त हो गया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे इस वीडियो के जरिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल फिल्मी ऊट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।